दोस्तों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अफजल बात विद फैक्ट्स के साथ हाजिर खिदमत है। और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास असल और सच्ची जो सूरत हाल है वो पहुंच सके। क्योंकि हम तो आपको पता है किसी सियासी जमात का एजेंडा टो नहीं करते, जो मुल्क में हो रहा होता है वो पोजीशन आपके सामने रख देते हैं। तो आज हमारे पास बड़ा हॉट टॉपिक है कि 24 नवंबर को धरना होगा या नहीं होगा, कॉल चलेगी या वापस होगी। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसके तमाम एस्पेक्ट हम आपके साथ रखेंगे। दूसरा यह है कि अचानक गवर्नमेंट को 9 मई की याद क्यों आने लगी है। क्या आपने देखा होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट में भी ये मामला चलता रहा, फिर अब जब से ये गवर्नमेंट आई है कभी एक अटैक, कभी हमला, जवाबी हमला। अब अचानक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अगर तारड़ साहब की बात सुने, पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब की बात सुने, तो अचानक 9 मई का तज़किरा कुछ तो आपको भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो मैं आपको बताता हूं कि 9 मई का अचानक याद क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या राज है, क्या सूरत हाल है। और दूसरा, इमरान खान साहब और पीटीआई को जो डील दी गई थी, वो डील में बदलने में कितना टाइम लगेगा। और असल मामला तो यह है कि पता चलना है कि अदालतें क्या इंसाफ देती हैं। अचानक आपको पता है पाकिस्तान की अदालतें बाद का अचानक इंसाफ पसंद हो जाती है, अचानक उन्हें इंसानी हकूक की याद आना शुरू हो जाती है। और असल तो आपको समझ आ रही होगी कि वो क्यों आती है। तो मेरे साथ जो पैनल है, कमाल का पैनल है। अवैस यूसुफ जई साहब, आप इनको अदालतों में देखते होंगे, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। जब कोई बड़ा केस होता है तो फिर जीओ ने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजता है। और आपको इनके पूरे कैरियर में कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नजर नहीं आएगी। पहले मैंने आपको कहा कि आपको असल खबर देंगे, तजिया देंगे, फाइनल नतीजा आपने निकालना है। और दूसरी साइड पे है ARY के स्टार रिपोर्टर अजहर फारूक साहब। तो इसलिए बात यह है कि अच्छा जी, अजहर फारूक साहब क्योंकि खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, ये बताएं कि 24 नवंबर को लॉकडाउन अगर पीटीआई करना चाहती है तो चकवाल बड़ा जरखेज इलाका है। चकवाल तो हमारा हुक्मरान इलाका है जी, कभी सामने आके हुक्मरानी और कभी पर्दे के पीछे से हुक्मरानी। तो आपको पीटीआई की तैयारियों से क्या नजर लग रहा है कि वो इस्लामाबाद ब्लॉक कर सकती है, या कॉल वापस लेगी, या पहले की तरह आधा तीसरा आधा बटेर होगा? देखिए भट्ट साहब, पीटीआई जो है वो सारा उसका इन्हिसार है केपीके पे। देखिए पिछली दफा भी जितनी भी उनकी कॉल्स हुई हैं प्रोटेस्ट के हवाले से, पंजाब से उस तरीके से कोई मौसर अंदाज से लोग जो है वो नहीं निकल सके। वोट पोल करना एक अलग बात है और प्रोटेस्ट के लिए आना वो एक अलग मामला है। लेकिन जिस तरह आपने चकवाल की बात की, अटक है, जेलम है, यानी कि रावलपिंडी डिवीजन है, वहां से उस अंदाज से पिछले 2 जो एहतजाज हुई हैं वहां पे लोग जहां पे इस्लामाबाद में नहीं आए। हाँ, ये अलग बात है कि बानी पीटीआई ने खुद ये कॉल दी है और वो ये कह रहे हैं कि जो इस प्रोटेस्ट में एमएनए, एमपीए या टिकट होल्डर बंदे नहीं लाएगा अपने साथ, वो पार्टी से खुद को फारिग समझे। तो अब ये कोशिश तो पूरी होगी सब लोगों की, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा चैलेंज भी है। अच्छा, आप इंसानी मामलात को भी समझते हैं। क्या चकवाल का कोई एमपीए ये जुर्रत कर सकता है कि वो 40 गाड़ियों बसों का काफिला लेकर चकवाल से निकले और इस्लामाबाद पहुंचे, या कुछ आने देगा? मुझे ये बताएं। बट सब कोशिश तो वो करेंगे लेकिन उनको आने को नहीं देगा। मैं यही बात कर रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज क्या है कि क्या पहुंच सकेंगे? 3-4 रास्ते हैं, वो रास्ते बंद हो जाएंगे। पहले अभी आज ही इंतजामात के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं, लिस्टें फराम कर दी गई हैं पुलिस को कि फला फला बंदे को उठा लो, फला फला जगह पे रास्ते ब्लॉक करने हैं। तो वो एक्टिविटी तो शुरू हो गई यानी है। प्रैक्टिकली इस्लामाबाद में सेक्शन 144 दफा 44 और पूरे पंजाब में एकदम जो है वो कमांडो एक्शन शुरू हो चुका है। जी, वो कमांडो एक्शन बिल्कुल शुरू हो चुका है। और सबसे बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों का एक मरतबा फिर इम्तिहान शुरू होने वाला है। ये 2-3 दिनों के बाद जब ये सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो ये एक नया जुल्म जो है वो इन लोगों पे आएगा। बहरहाल पीटीआई का प्रोटेस्ट करना एक उनका हक बनता है, उनका एहतजाज रिकॉर्ड कराना उनका जमहूरी हक है। लेकिन वो जिस अंदाज से इस दफ़ा आ रहे हैं ना भट्ट साहब, वो कुछ अनोखा ही लग रहा है। वो तो मारो मार मर जाओ, जिस तरह शेख रशीद साहब कहते थे,
जला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो इस अंदाज से आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा खतरनाक है। ये इस हवाले से यकीनी तौर पर जो संजीदा हल्के हैं वो भी अब परेशान है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ओके, हाँ जी, वैसे यूसुफ जी साहब, मुझसे कमेंट ये कि आप क्या देख रहे हैं तैयारियों को? आपने सारे लॉन्ग मार्च देखे और गुज़श्ता 20-25 साल से आप खुद भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट थे, आपका तो पूरे बिल्कुल, खानदान, family बिल्कुल। पूरा खानदान जो है वो जर्नलिज्म में है ना। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि तैयारियों से क्या लग रहा है कि क्या होगा, या काल वापस होने का चांस आप नजर आ गया और देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज का? बट साहब देखें, जितना ये इन्होंने जोर शोर से एक कॉल दी है और फिर खान साहब ने खुद जेल से कॉल दी है, तो मेरा ख्याल है अगर वापस कॉल लेंगे तो वो काफी जो है ना धचका लगेगा उनकी इस तहरीक को। तो मुझे ये तो नहीं नजर आ रहा कि कॉल वापस लें वो, क्योंकि आपको याद है कि एक दफा आजम सवाती साहब मिले थे सुबह सुबह जाके और कॉल वापस हो गई थी, तो उससे बड़ा जो है कारकुन जो है उनमें मायूसी फैली थी। फिर उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर इधर इस्लामाबाद की तरफ आए और रास्ते से वापस चले गए, उसके बाद भी एक कारकुनों में जो है बददिली की जो फजा थी वो फैली। और आखिरी जो सबसे बड़ा ये हुआ मार्का, जब वो चले गए केपी हाउस और फिर वहां से निकल गए 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर। तो ये जो है ना, इन तीनों अगर वाकयात को आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि इस दफा पुरानी गलतियों को ना दोहराने की जो है उन्होंने एक जो है ना उसकी इयादा किया है अज़्म का, कि उसके तहत तमाम लोगों को भी टास्क दिया है। क्योंकि पहले आप देखें लीडरशिप जो थी वो गायब थी, जो मुकामी लीडरशिप है वो नहीं निकली थी, सिर्फ जो केपी से लोग आ रहे थे वही हमें ज्यादा नजर आए। तो इस दफा मुकामी लोगों को भी टास्क दिया गया है। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि किसी भी सियासी जमात को हक हासिल है कि वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करे और प्रोटेस्ट करे, लेकिन देखें उसका एक जो है कानून और आइन में तरीक़ेकार भी दिया गया है। आइन ये कहता है कि किसी दूसरे का हक भी मुतासिर ना हो जब आप रास्ते बंद करते हैं। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। एक तो यह है कि जब हम बात करते हैं ना कि क्रैक डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम क्रैक डाउन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद आपको इंफॉर्मेशन देना होता है कि पंजाब में क्रैक डाउन शुरू है, इस्लामाबाद में सेक्शन 140 पार है। और अब जो अवैस यूसुफ जई साहब बात कर रहे हैं कि हम हमेशा, जो भी जर्नलिस्ट होता है वो उसको हम जर्नलिस्ट नहीं मानते जो शहरी आज़ादियों पर यकीन न रखता हो, जो इंसानी हकूक पर यकीन न रखता हो, जो प्रेस फ्रीडम पर यकीन न रखता हो। हर सियासी जमात का ये आईनी हक है कि उसे इज्तिमा करने की इजाज़त हो, एहतजाज करने की इजाज़त हो। लेकिन जो बात अवैस यूसुफ जई साहब कर रहे हैं वो भी आपको सुनिए कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए बट साहब, हम वकला तहरीक से देखते आ रहे हैं जब इमरजेंसी लगी कि किस तरह एहतजाज होते थे, फिर उसके बाद सहाफ़ियों के एहतजाज भी हैं और सियासी जमातों के एहतजाज भी हैं। लेकिन जो एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए, लोगों के रास्ते बंद हो जाएं, लोगों को तकलीफ हो, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक फैसले की तरफ लेके जाऊंगा, चूंकि अदालती जो है वो हमारी खास फील्ड है कोर्ट्स की। नवंबर में ही आपको मैं याद दिलाऊं, इमरान खान साहब ने एक इस्लामाबाद लॉकडाउन का जो है नारा लगा के और कहा था मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी होते थे। उन्होंने एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दी थी और बड़ा तारीखी फैसला था वो। पिछले दिनों मुझे उसकी फेसबुक मेमोरी में भी आया तो मुझे रिकॉल हो गई वो बात, तो मैं वो लाजमी बताना चाहूंगा। उन्होंने एक बड़ा ये मसला जो है हमेशा के लिए हल कर दिया था समझे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जब भी कोई भी सियासी जमात या कोई एहतजाज करना चाहे तो उसके लिए एक जगह मुख्तस कर दें, जिस तरह के यूके वगैरह में या बाकी जगहों पे हैं। तो जिसने भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना हो वो उस जगह पे जाए, इंतजामिया की तरफ से इजाजत हो और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए। और उसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की उसको डायरेक्शन दी थी। और उन्होंने फिर एक जो परेड ग्राउंड है जो जगह ये फैजाबाद के करीब, उसको डिक्लेयर किया था एक नोटिफिकेशन के जरिए और उसका नाम रखा था डेमोक्रेसी पार्क एंड स्पीच कॉर्नर। तो ये एक नोटिफिकेशन हुआ है, तो वो ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन? जी जी, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। और हाई कोर्ट कब हुआ था ये जब इस्लामाबाद लॉकडाउन, आपको मैं थोड़ा सा ले जाऊं पीछे, जब इस्लामाबाद लॉकडाउन का इन्होंने ऐलान किया, फिर हाई कोर्ट का ये फैसला आया, तो उन्होंने यौम तशक्कुर मनाया था जो जमात थी, और परेड ग्राउंड में ये यौम तशक्कुर मनाया गया था और उन्होंने फिर ये खत्म कर दिया था पीसफुली। तो ये एक नोटिफिकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हाई कोर्ट में पेश किया जा चुका है
कि हमने इसको मुख्तस कर दिया है किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए, और वो इतनी बड़ी जगह है कि वहाँ कोई भी आना चाहे तो गाड़ियां भी पार्क हो सकती हैं, और ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे बगैर जो है लोगों को डिस्टर्ब किए तमाम मामलात तय हो सकते हैं। दोस्तों, अवैस यूसुफजई साहब ने एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है कि हम यूरोप में, यूके में, अमेरिका में जहां की हम मिसाल देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां जो है वो आपको बोलने की आजादी है, जलसा जुलूस करने की आजादी है, लेकिन वो आजादी ये है कि वो साथ वाले दुकानदार को भी आप उसकी आजादी को भी मुतासर नहीं कर सकते। हजारों लोगों का रास्ता बंद करना, लाखों का तो दूर की बात है। एक तरीकाकार है कि वहां आप एडमिनिस्ट्रेशन को दरखास्त देते हैं, दरखास्त ये देते हैं कि हमने फलां जगह पे जलसा करना है और एस्टिमेटली हमारे इतने लोग होंगे, इतने लोग होंगे, इतना टाइम होगा, इतना टाइम, इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा, और वो फुटों के हिसाब से वो जगह उनको अलॉट कर, बल्कि पुलिस उनको सिक्योरिटी भी देती है। फिर पुलिस सिक्योरिटी देना जो है इंसानियत का फर्ज बन जाता है। तो यहां हम क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हुकूमतें भी गलत करती हैं, कभी दफा 44 लगा दी, कभी कुछ लगा दिया, लेकिन हम भी क्या करते हैं कि फर्ज किया कि डी चौक में जलसे पर पाबंदी है, तो हमने डी चौक में ही क्यों जाना है भाई? बिल्कुल वैसा फर्ज किया कि अगर मुझे डी चौक में पाबंदी है तो मैं उस पार्क में क्यों नहीं जाना चाहता? ये तो बता दें जरा, आजर फरूक साहब आप जरा बताइए इस पे। देखिए भट्ट साहब, जो आप बात कर रहे हैं या अवैस साहब कर रहे हैं बात, बिल्कुल वो भी ठीक है कि एक डेमोक्रेसी पार्क है, जगह एक मुख्तस की गई है वहां पे लेकिन पीटीआई का जो मौकफ है वो ये है कि वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। उनका तो मौकफ ये है कि इस हुकूमत को हमने निकाल के बाहर फेंकना है, देखिए ना। दूसरा उनका 26वीं तरमीम वापस करानी है। तीसरा उनका ये मुतालबा है कि ये जितने भी हमारे कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो वो अगर ये 3 मुतालबात लेके आ रहे हैं तो वो 1 महीना 2 महीने इधर बैठ रहे हैं तो हुकूमत की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? वो इस सोच के साथ आ रहे हैं कि अब हर हालत में इस हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर करना है। नहीं, डी चौक में बैठने से ज्यादा प्रेशर आता है और पार्क में बैठने से कम आता है। बट साहब अब वो देखे ना उनका नारा क्या है कि कफन पहन लो, कफन जनाजे के लिए पीछे बता दो, जनाजे पढ़ लेने। जब ये इस तरह का नारा है तो हुकूमत ज़ाहिरी तौर पे फिर तो इक़दाम करेगी ना, कोई अमन अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ना कुछ। तो फिर डी चौक जाकर उन्होंने बैठना तो नहीं है ना, जब ये नारा गंडापुर साहब पहले ही लगा रहे हैं तो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी 4-5 दिन है, कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। देखिए, ये तो दरमियानी रास्ते की बात करना शुरू कर दिया। देखें, मेरे ये दोनों दोस्त मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आज गुजरांवाला में था, कल मैं मंडी बहाउद्दीन में था, तो जायजा लिया कि क्या पीटीआई के लिए कोई मोबिलाइजेशन हो रही है। क्योंकि बुशरा बीबी ने जो खान साहब का पैगाम दिया है, उन्होंने कहा कि हर एमपीए 3000 और हर एमएनए 5000 बंदा लेके आएगा। एक एमएनए के नीचे अगर 2 एमपीए हैं, इट मीन्स कि वहां से उनको 3-3, 6 और 5, 11,000 बंदा चाहिए। ठीक है, अगर 3 एमपीए उस एमएनए के नीचे है तो 14,000 चाहिए। तो ऐसी कोई मोबिलाइजेशन तो मुझे नजर नहीं आई। बट साहब अगर इतने इस हिसाब से तो बंदे आ जाएं तो यहाँ पे इस्लामाबाद में तो जगह ही कम पड़ जाए। अच्छा, अब आज आप आ जाएं कि खान साहब ने खुद अपनी क्यादत में 2 लॉन्ग मार्च की। एक 25 मई को किया था जो पेशावर से शुरू हुआ था, और उन्होंने कहा था कि मैं डी चौक आऊंगा। उस वक्त खान साहब पर मीडिया पर भी बैन नहीं था। वो हर 5 मिनट के बाद पूरी स्क्रीनों पे खान साहब होते थे, मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद, मैं आ रहा हूं। सूरत हाल क्या थी कि पूरे पिंडी डिवीजन में राजा परवेज अशरफ साहब के अलावा तमाम एमएनए इनके थे, तमाम एमपीए इनके थे, अटक से शुरू होकर जेलम तक, ठीक है, मरी से शुरू होकर चकलाला तक, ठीक है। और खान साहब जुलूस के हमरा चकला उधर डी चौक नहीं पहुंच सके। हम जब खान साहब खुद जोबन में थे, खुद क्या कर रहे थे, से वापस चले गए थे। दूसरा उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया था लाहौर से इस्लामाबाद, जब अनफॉर्चुनेटली वजीराबाद में उनके साथ उन पर अटैक हुआ, कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने खान साहब को नई जिंदगी दी। और क्या उसमें उस वक्त क्या था, पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट, केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट, कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट, जीबी में पीटीआई की गवर्नमेंट, ठीक है।
और उस वक्त भी आप खान साहब की क्यादत में 14 दिनों में जो यहाँ आना था, आपको याद होगा कि खान साहब बाई हैली आए थे, और जब उन्होंने आके हैली से जायजा लिया जलसे की शायद के, उसमें उन्होंने गुस्से में ऐलान कर दिया था कि मैं दोनों असम्बलियां तोड़ दूंगा। तो भाई बंदे घर आए ही नहीं थे। तो अब जब खान साहब आप कह रहे हैं कि जेल से उन्होंने ऐलान किया है, ठीक है, जब वो खुद क्यादत कर रहे थे उस वक्त खान साहब की मोबिलाइजेशन थी, उस वक्त ये लॉन्ग मार्च अगर लॉकडाउन में नहीं बदल सके तो क्या अब सिर्फ खान साहब के पैगाम के साथ होगा? और जब इन हालात में पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो गया है, कश्मीर में अब उनकी गवर्नमेंट नहीं है, जीबी में वफाक की ये सूरत हाल है, तो इसलिए मैं इन तमाम चीजों लेकिन बट साहब इसमें एक चीज, एक फैक्ट ये भी देखें ना कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ये 3 साल गुजर चुके थे, 2-2.5 साल के बाद आपने नोट किया होगा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उनके जो अपने लोग हैं ना वो थोड़ा सा, जो हमारे भी जिनसे गपशप होती है, जो पीटीआई के अपने लोग थे, वो थोड़ा सा डिफेंड हो गए थे, इस पोजीशन पे चले गए कि दिफाई पोजीशन ले ली थी, उस तरह से खान साहब को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो ये वो वाला दौर है जो आप बता रहे हैं। अब सूरत हाल मुख्तलिफ क्यों है? अब उनका वर्कर ये समझता है कि खान साहब के साथ हुई है बहुत ज्यादती और उनको झूठे केसेस में जो है वो जेल में रखा गया है। तो अब आप ये देखें कि इस वक्त जो उनका वर्कर है वो बहुत चार्ज्ड है, और आप ये देखें कि बेशक हमने देखा कि पंजाब से उतने लोग नहीं आए, लेकिन जो केपी से आए लोग वो किस तरह रुकावटें तोड़ते हुए और किस तरीके से पहुंचे। अली अमीन गंडापुर साहब हालांकि उन्हें छोड़ गए थे, लेकिन लोग वहां पे वक्तन फवक्तन पहुंच रहे थे और पुलिस के साथ उनकी जो एक आंख मचोली थी वो चल रही थी। तो अब आप ये सोचें कि अगर जो पंजाब के भी लोग हैं और ये तमाम सूरत हाल आप सोशल मीडिया अगर देखें, वहां पर लोग बहुत एक्टिव हैं, मीडिया पे तो उस तरह चीजें नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया तो सारा कुछ बता रहा होता है, तो वहां वो मरने मारने और लड़ने को तैयार हैं। मतलब आप उनके खिलाफ कोई बात, कोई फैक्ट ही बता दें तो वो मानते ही नहीं उस बात को, वो कहते हैं जी यूं नहीं यूं है। वही अच्छा, तो ये मैं क्योंकि 4 अक्टूबर की जो पोजीशन थी, रुकावटें खड़ी थी, गंडापुर साहब वहां से करेने साथ लेकर आए थे, उनके पास मुसल्ला गार्ड थे, और उन सब मुसल्ला गार्ड से असला आपको पता है कि यहाँ की मैनेजमेंट ने कब्जे में ले लिया। जी जी, वो तो बल्कि उनको हैंड्स अप कराया गया, उनसे कहा असला इधर लाओ, असला हवाले किया, मशीनरी जब्त हो गई। अब एक कुछ अदालती प्रोसेस और कुछ मुज़ाकरात के बाद वो चीजें वापस हुई हैं। क्या अब खान साहब अगर आते हैं, अलीमीन गंडापुर साहब, तो क्या करेने साथ लेकर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकारी मुलाजिम दोबारा उनके साथ होंगे? क्या सूरत हाल होगी? तो दूसरा यह है कि जो बुशरा बीबी ने कहा है कि ये एक आइडियल सिचुएशन थी का कि 3000 बंदा भी अगर आजादी हो तो कोई इश्यू नहीं है एक एमपीए के लिए 3000 बंदा पीटीआई के लिए लाना। लेकिन क्या मैं गुजरात के किसी एमपीए से कहूं कि उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट देगा किराए पे? ये बड़ा सवाल कि जो ट्रांसपोर्ट देगा उसका रूट कैंसिल, उसका रूट मतलब ये पाकिस्तान खाना पानी बंद हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है ना हमारी हुकूमतों के, ओछे हथकंडे हैं, ये ओछे हथकंडे हैं, हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये होता है। बिल्कुल। तो मैं अभी गुजरात से आया हूं, मुझे कोई मोबिलाइजेशन नजर नहीं आई, ठीक है, पूरे गुजरात डिवीजन को देख के आया हूं, आगे 200 से बातें करते हुए आया हूं। अगर छुप छुपा के पहुंचना है तो फिर तो एक हल्के से 200-300 बंदा भी आ जाए तो बड़ा है, जो जान। लेकिन बट साहब मैं एक बात फिर करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ी सी आपसे इख्तिलाफ इस नुक्ते पे करूंगा कि आप ये देखें जो ये जमात है ना और इसके जो लोग हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं। जिस तरह हमारी क्रिकेट की टीम है ना, ये अचानक जो है वो 400 स्कोर भी कर सकते हैं और अचानक 43 में भी आउट हो सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो इलेक्शन में सूरत हाल थी वो क्या थी, लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, जो इनके लोग थे वो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रहे थे, बल्ले का निशान उनसे ले लिया था, कोई किसी के पास कोई अजीब से निशान थे, समझ नहीं आ रही थी कि इनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आप यकीन करें जो उनके फॉलोअर्स थे, ब्लाइंड फॉलोअर्स, उन्होंने सिर्फ ये ढूंढा कि खान का जो सपोर्ट की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो कौन सा है, उसका क्या निशान है, क्योंकि भला तो था नहीं, और लोग ढूंढ के जाके उसको वोट दे के आए। तो ये हमें नजर आया। ये तो प्रैक्टिकली हुआ। अब ये प्रैक्टिकली हुआ, लेकिन एक दिन पहले तक हमें कोई नजर नहीं आ रही थी मोबिलाइजेशन उस टाइम भी। लेकिन जब डे आया तो लोग कहां से निकले, किस तरह निकले,
तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो कॉल है इस पे भी लोग इस तरह निकल इसी आए। तरह का। अच्छा, अब आ जाए कि अब गुज़िश्ता 3-4 दिन से 9 मई अचानक फेडरल गवर्नमेंट को भी याद आ गई है, और यानी ये आम बंदे ने बात नहीं की। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जो प्राइम मिनिस्टर से सबसे ज्यादा करीब है, जो इस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान राब्ता कार भी हैं, जो वफाक और सूबों के दरमियान राब्ता कार भी हैं, उन्होंने पूरी वीडियोस के साथ ये बताया कि ये 9 मई को ये तो पीटीआई के लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह मरियम नवाज साहबा ने भी इसमें बात की है, सीएम साहब है, हालांकि वो बड़े अरसे के बाद इस चीज पे बोली है। तो अचानक ये जरूरत क्यों पड़ गई है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में दूंगा, पहले आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दूं कि इसकी अचानक जरूरत क्यों पड़ी है। अच्छा बट साहब देखें, इसमें एक चीज आप मिस कर गए, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। वो ये है कि आज मैंने पीटीवी देखा तो उस पे लोगों का रद्द-ए-अमल चल रहा था। मुख्तलिफ लोग जो हैं एक रद्द-ए-अमल दे रहे थे 9 मई के हवाले से, सर्वे 9 मई के हवाले से सर्वे। अच्छा, आज पीटीवी पे, आज सरकारी टीवी, अच्छा, आज चल रहा था, और लोग उसमें आके ये बता रहे थे कि जो 9 मई है उसके जिम्मेदारान को जो है कड़ी सजा मिलनी कभी चाहिए, माफी नहीं मिलनी चाहिए, और आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी चलना चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। अगर उनको माफी मिल गई तो रोजाना ऐसे एडवेंचर होंगे। तो जी, जी, इसकी जी। जरूरत को पेश आ रही है। हाँ। मैं तो ये जरा हैरान हूँ अच्छा, इसकी कि जरूरत अचानक यहाँ तो ना तो 9 मई का आज सालाना को डे है कि आज दोबारा चलो 9 मई होता तो डे आ रहा है ना 24 नवंबर को। हाँ, नहीं 9 मई का 24 नवंबर के साथ 9 मई की आड़ में थोड़ा चलेगा ना। अच्छा 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 जी, ये अच्छा बताएं। देखें, उसकी शायद जरूरत इसलिए महसूस की जा रही होगी कि जो खान साहब के खिलाफ केसेस थे, देखें सबसे बड़ा केस कौन सा था? साइफर केस, जिसमें खान साहब ने कहा ये अमेरिका ने धमकी दी है, कागज लहराया। लेकिन देखें, जब कोर्ट में केस जाता है ना तो वो साबित करना पड़ता है। कोर्ट में तो प्रोसिक्यूशन ये भी साबित नहीं कर सकी कि खान साहब ने जो तकरीर में कागज लहराया था क्या वो साइफर था या खाली कागज था। उन्होंने कहा जी वो तो दोस्तों, खुदा का खौफ करो, समझो प्रोसिक्यूशन क्या होती है। खान साहब क्या कहते थे कि इन्होंने अरबों लूटे हैं नवाज शरीफ ने, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है ये अंदर से उनके साथ मिल जाती है। खान साहब आप पता ना इल्जाम लगाते जी थे, जी जी, तो अब फिर प्रोसिक्यूशन में यही हो रहा है। प्रोसिक्यूशन में यही हुआ ना, वो साबित ही नहीं कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो खान साहब के वकला थे उन्होंने आके कह दिया, उन्होंने कहा जी ये तो किसी ने देखा ही नहीं कि वो साइफर था या कुछ और था, वो तो खाली कागज था। लतीफ को साहब ने कोर्ट में कहा। नहीं, अब क्या इमरान खान साहब के वकील कहते हैं कि वो साइफर नहीं था? जी जी, ये उन्होंने कोर्ट में कहा है बयान। ये सुनने जरा एक नया इंकशाफ अवैज यूसुफ सईद साहब का, जो लाखों लोग साइफर को देख के एंटी अमेरिका कैंपेन में निकली हुआ, करोड़ों लोग, पीटीआई कह रही है कि भाई हमने तो साइफर लहराया नहीं था, लहराया नहीं था। अच्छा। और अगला पॉइंट सुने आप। अच्छा, एक और इससे भी आगे की चीज है, उस केस के दौरान उन्होंने कहा कि जो साइफर की चेन ऑफ कस्टडी है वो आजम खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन तक आना तो साबित है, आगे खान साहब तक जाना तो साबित ही नहीं है। लो जी, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अदालत जो पेश होता है, में उन्होंने तो- कहा जी बताएं ये कहां से किसके पास गया, उन्होंने पूरी चेन बताई। उन्होंने कहा जी ये देखें वहां से आया, फिर डी कोड हुआ, फिर उसके बाद इसकी इतनी कापियां बनी, फिर इस को गया। तो जो आखिरी बंदा था रिसीव करने वाला वो बने आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीएम के। तो उन्होंने कहा जी आगे पीएम को गया, जाहिर सी बात है उन्होंने पीएम ही को दिया ना, और किसको दिया। उन्होंने कहा लेकिन ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक आना तो साबित है हमारे पास, आगे खान साहब को दिया या नहीं दिया वो साबित नहीं है। क्या प्रोसिक्यूशन है भाई आजम साहब, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ तो कोई आलमी अदालत इंसाफ आ गई है। अब वो उस केस में हो गए बरी हो गए। अब इतना बड़ा केस उसमें बरी हो गए खान साहब, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई है। पता चल गया साइफर केस में कैसे बरी हुए हैं। तो आगे चले। अच्छा आगे चलते हैं। इद्दत केस बनाया गया, उसमें भी खान साहब बरी हो गए, वो फिर खावर मानेका ने आगे अपील कर दी है। अच्छा, तोशा खाना केस में भी सजा हुई। ये तीन वो केस हैं जिनमें इलेक्शन से चंद दिन कबल एक दिन के वक्फे से सजाएं हुई। तोशा खाना केस, उसके बाद साइफर केस और इद्दत केस। अब दो केसेस में तो बरी हो गए, तीसरा केस रह गया तोशा खाना वाला। तोशा खाना में आपको दिलचस्प बात बताऊं, उसकी अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है इस टाइम। सजा जो है वो मुअत्तल कर चुकी है हाई कोर्ट, सिर्फ अपील जो मरकजी है जिसमें या सजा बरकरार रखनी है या कलअदम होनी है उस पर फैसला आना बाकी है। उसमें प्रोसिक्यूशन ने फिर हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हम इसे डिफेंड ही नहीं कर सकते। हजूर, ओ पाकिस्तानियों, ओ सादा लोगों,
जरा प्रोसिक्यूशन का मामला सुन ले जरा वैस यूसुफ नैब साहब से कोर्ट ने का। मैं पूछा- जब कहता हूं ना कि डील है, इसने डील तक पहुंचना है, क्या क्या चीजें होंगी, तो कैसे इंप्लीमेंटेशन होगी, जरा वैस यूसुफ साहब ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो रिपोर्टर है, मैं तबसरतगार हूं जी। तो उसमें उन्होंने नैब से पूछा कि आप बताएं इसमें आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि आप जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो कलअदम करके वापस रिमांड बैक कर दें ताकि जो खामियां हैं वो दूर की जा सकें। अब देखें जब सजा होती है और अगर कोई केस में खामियां रहती हैं तो उसका तो फायदा अपील की स्टेज पे एक्यूज को जाता है या जो कन्विक्ट हुआ है उसे जाता है। यूं तो नहीं होता कि आप हर केस बार बार रिमांड बैक बजाय इसके कि खान साहब के वकील उसमें खामियां निकालते, हाँ नहीं खान साहब के वकला ने निकाली खामियां निकाली। जिसको एडमिट कर लिया तो प्रोसिक्यूशन ये है। प्रोसिक्यूशन उसे डिफेंड करता कि भाईजान ये खान साहब के वकील ये गलत कह रहे हैं, जी, ये जी। गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम भाईजान defend ही नहीं करते इसको। कि भाई ये इनके सारे इतराजात दुरुस्त है, हम हाथ खड़े कर देते हैं, खान साहब को अब निकाल और दें जो इस इसमें केस से। कानूनी खामियां या नकायस हैं उसकी बुनियाद पे वापस भेज दें हम। यानी उनसे भी एक हाथ आगे चले गए, जी ठीक है कि तो- उनको क्लीन चिट दे दी है, नैब ने क्लीन चिट दे दी है, प्रोसिक्यूशन ने खान साहब को क्लीन चिट दे दी। दे दी। अब देखें दो हाँ। केस हैं जो इस वक्त ऐसे अंडर ट्रायल हैं कि एक 190 मिलियन पाउंड केस है और एक तोशाखाना 2 केस जो बनाया गया है। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हुई अभी तक, तो वो केस शुरू होना है अभी। जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें एविडेंस कंप्लीट हो गया है, सिर्फ खान साहब का बतौर मुल्जिम बयान रिकॉर्ड होना है और उसके बाद फैसला आना है। तो वो एक ऐसा केस है जिसमें कुछ भी हो सकता है अनकरीब। तोशाखाना केस जो 2 है उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। तो एक GHQ हमला केस जो 9 मई के हवाले से है वो भी ATC पिंडी में चल रहा है। तो एक जो ये माहौल आप पूछ रहे थे ना, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये 9 मई वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक खुद दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी जिसमें इस खदशे का इजहार किया था कि उन्हें खदशा ये है कि फैज हमीद जो गिरफ्तार हुए हैं वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं और वो अगर वादा माफ गवाह बन गए तो इमरान खान का केस, इमरान खान को खुद खदशा है कि वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए चला जाएगा और उन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा था कि उसे रोका जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको, अगर सिर्फ आपको और दोस्तों को थोड़ा सा, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, आपको पता है जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी उसमें फौजी अदालतों का जिक्र आप पढ़ रहे थे, उनके इख्तियारात का जिक्र पढ़ रहे थे, और खान साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम मुझे लटकाने के लिए है, ये मेरा केस जो है और 9 मई के केस उधर जाने को है और ये हमारी रेड लाइन होगी। बिल्कुल दो चीजें कि मंसूर शाह हमारी रेड लाइन है और 26वीं आईनी तरमीम हम PTI तैयार हो जाए लड़ने मरने के लिए, ठीक है। फिर PTI ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत भी की, तो लेकिन वो फौजी अदालतें कैसे गायब हुई और मंसूर शाह साहब रेड लाइन से वो फारग हो गए और PTI जो है वो तमाम, उन्होंने नए चीफ जस्टिस को भी वेलकम किया, वेलकम कर दिया। तो ये दोस्तों जो हम डील की बातें जो करते हैं ना वैसा, जी देखे ना उस वक्त क्या था कि खान साहब ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ये है लेकिन जब अचानक जो कौमी असम्बली में और सेनेट में मंजूर हुआ, कहीं फौजी अदालत नहीं है, कहीं फौजी अदालत के इख्तियार नहीं है, कोई ऐसा हिस्सा बनी है PTI, पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनी है और अभी तक है। जुडिशल कमीशन में PTI के 2 लोग बैठे हुए हैं, पार्लिमानी कमेटी में। यानी मैं आम फहम में बात कर लेता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम पर जो पार्लिमानी कमेटी बनी उससे पहले गवर्नमेंट ने एक APC बुलाई थी जब गजा पे 1 साल मुकम्मल हुआ था। जी 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 याद है आपको कि यानी वो तो पूरा इंसानी मसला भी था, अखलाकी मसला भी था। उन्होंने कहा कि नहीं हम इनके साथ, चोरों के साथ, डकैतों के साथ नहीं बैठ सकते। बस PTI का मेरे ख्याल है सबसे बड़ी खामी और मसला यही है। ये 26वीं आईनी तरमीम पे जब वो बैठे तो फौजी अदालतें भी खत्म हो गई, उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया, मंसूर शाह साहब फारग हो गए, ये अफरीदी साहब आ गए, यानी वो बेचारे क्या नाम है, मैं एक बात करूंगा, अहमद खान साहब, अहमद खान साहब कह रहे हैं कि हम इसके परखचे उड़ा के रख देंगे 26वीं तरमीम की, और PTI ने उनको तनहा छोड़ दिया। तो इसके पीछे क्या, कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे बट सब कुछ है या नहीं। मैं एक बात बिल्कुल वादे तौर पर कहना चाहता हूँ कि PTI जो है ना, या जानबूझ के कर रही है या उसे कराया जा रहा है, बहुत बड़ी 2 नंबरी कर रही है। देखिए, एक तो आप इन इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, पूरे सारे प्रोसेस का आप हिस्सा बने, पार्लियामेंट में गए, हर
सारे इलेक्शन का आप हिस्सा बने, जितनी कमेटियां बनी उनका आप हिस्सा बने, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ उसका आप हिस्सा। अब भी जो पार्लिमानी कमेटियां बन रही हैं उसके चेयरमैन आप बन रहे हैं, और नामजद कौन कर रहा है? अगले दिन 4 चेयरमैन पीटीआई के बने हैं और नून लीग ने नामजद किया है, तजवीज़ किया, तायद किया पीपल्स पार्टी ने। सारे प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हम इनको मानते ही नहीं है, ये सारे चोर बैठे हैं, ये फॉर्म 47 वाले। इसमें कोई शक नहीं है कि 2 नंबरी तो हुई थी ना 8 ये देखें, उसमें तो जाहिर है कोई हर बंदे को पता है लेकिन कि आप ओन क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं? आप सारे प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि खान साहब सारी उम्र जेल में रहे? नहीं, मैं ये नहीं कर चाहता। हाँ, क्यों जी? ये देखें, नहीं, मैं 2 चीजें हैं ना अजहर फारूक साहब, ये हमें मानना पड़ेगा कि आखिरी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कि 2 तरीके होते हैं सियासत में। या तो आप इनकलाबी सियासत करेंगे या इंतखाबी सियासत करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इनकलाबी सियासत का यह है कि आप फिर असूलों पे पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते थे खान साहब, मर जाऊंगा बात नहीं करूंगा, डील नहीं करूंगा, डट के खड़ा है कप्तान, ये वो। अब 26वीं तरमीम पे हमायत भी कर दी कप्तान ने। यानी नवाज शरीफ ने जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी तो बहुत कुछ ले लिया था। अब पीटीआई 2 साल की साथ होकर मुद्दत मुलाजमत में तस्वीर दिला चुकी है। अब खान साहब जो फ्रस्ट्रेशन में है ना, बेसिकली वो ये है कि हम इतना कुछ दे चुके हैं, हो कुछ नहीं रहा। अब सीबीएम है ये जो आप बार बार कह रहे हैं 2 नंबरी ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर कि उधर से जो इन्होंने बताया, इन्होंने क्योंकि सीबीएम का नाम नहीं लिया, जो अदालतों में प्रोसिक्यूशन कर रही है, अगर जजों को वो ना भी कहे कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वैसे वो डायरेक्ट कह देते, जैसे माजी में हुआ कि नवाज शरीफ साहब के सारे केस फारिग। अब थोड़ा सा आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जरा अनबन है, तो अब वो सारा काम प्रोसिक्यूशन के जरिए हो रहा है कि जब प्रोसिक्यूशन कहेगा कि मैं जो हुकूमत ने जो हुकूमत का वकील है वो इमरान खान का वकील अंदर जाके साबित हो जाए। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। बट साहब, आप समझते हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है मौजूदा, और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसका जो एक पेज है वो अब फटने वाला है कोई इस तरह का? देखिए, अभी डील की जब मैं बात करता हूं ना, वो बातचीत शुरू है। अब इसके दौरान देखें, जब आप समझ लें कि चकवाल में या आप समझ लें अटक में एक झगड़ा हुआ है 2 पार्टियों के दरमियान, तो सिर्फ गालम गलोच हुई हो तो शाम को सुलह हो जाती है। अगर कोई चंड तफा हो 2-3 दिन लगते हैं। अगर कोई छुरी चाकू चले उससे बात आगे जाती है। हवाई फायरिंग हो तो थोड़ा सा आगे, अगर किसी को गोली लग जाए तो उससे ज्यादा आगे, मर्डर हो जाए तो उससे आगे। अब खान जो नवाज शरीफ का फड्डा था मुशर्रफ के साथ था, खान साहब का फड्डा 10 जनरलों के साथ हुआ। नाम लिए, चौकों में खड़े होकर, चौराहों में खड़े होकर एफआईआर के लिए दरखास्तें दी किस किस के खिलाफ, ठीक है ना। अब ये सीबीएम जो है वो इसलिए है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप इनको माफ कर दें और आगे चले खान, ठीक है। पहले तो कहते थे ना खान साहब नहीं मानते, अब यह है कि खान साहब तो सब कुछ दे हाथ काट के दे चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब 26वीं तरमीम वापस नहीं हो सकती, ठीक है। अब उनको जो 2 साल की मुद्दत में तस्वीर मिल गई है वो वापस नहीं हो सकती। ये 2 ट्रम्प कार्ड थे खान साहब के हाथ में, वो उन्होंने सोचा कि ओवरनाइट कोई आज मैं दूंगा तो कल बाहर आ जाऊंगा। नहीं, सीबीएम में टाइम लगेगा। नवाज शरीफ का 1 साल लगा था सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर में। आप थोड़ा सा दोस्तों रिमाइंड करें कि जब शहबाज शरीफ साहब आए थे ना मुज़ाकरात करने थे, उससे पहले खान साहब कभी शहबाज शरीफ का नाम लेकर तनकीद नहीं करते थे। होता क्या था कि जो ही शहबाज शरीफ आए तो इमरान खान ने तमाम तोपों का रुख ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ की तरफ कर दिया कि कभी कहते हैं डिग्गी में बैठ के जाता है। जो 9 मई की आजकल बातें हो रही है ना, वो इस मामले में है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर इधर डील तक पहुंच गई तो हम फारग, ठीक है। कि फौज ने हमसे हाथ सर पे उठाया कि खान साहब भी कोई सिविलियन बालादस्ती की जंग नहीं लड़ रहे थे। लड़ाई ये थी कि लेकिन बट साहब, फौज भूल जाएगी 9 मई को? अटैक तो फौजी तनसीबात पे हुए थे, अटैक तो ज्यादा वहां पे हुए थे। देखिए, मैं पहले भी कहता था जब खान साहब कहते थे ना, गालियां देते थे, मैंने कहा देखिए, आप आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान की शरीयत नहीं बदल सकते, नवाज शरीफ की नहीं बदल सकते, चकजई साहब की नहीं बदल सकते, फौज साहब की नहीं बदल सकते। खान साहब को आप पाकिस्तान से तो नहीं निकाल सकते, गलतियां होती हैं, ये होता है, ठीक है। तो आखिर पाकिस्तान में इन्हीं लोगों के साथ चलना है। अब मेरा ख्याल है कि अगर सब लोगों को एहसास हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट को हो जाए, अदालतों को हो जाए, ये पीटीआई को हो जाए, पहले तो
पहाड़ पे चढ़े हुए थे खान साहब, अब वापस आ चुके हैं, ठीक है, और सब एक टेबल पे बैठ जाए मुल्क के लिए सोचे तो सोचे कि भाई जो पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे वो फौज को कबूल होगा, वो अदालतों को कबूल होगा, पीटीआई को कबूल होगा, बाकी जमातों को कबूल होगा, तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। दोस्तों बहुत शुक्रिया, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अब आप देखें कि ये दोनों तो कहते हैं कि 24 को कुछ ना कुछ होगा। मेरा ख्याल ये है कि 24 की जो है वो काल वापस होगी और 24 नवंबर को पीटीआई कोई ऐलान कर देगी, स्मोक का बहाना हो जाए और खान साहब को एक आध रिलीफ और मिल जाए तो ये काम आगे चला जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तजिया है, इनका दुरुस्त साबित होता है या मेरा साबित होता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।